जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। एग्जाम बैच ऑफिशियल यूट्यूब स्टडी चैनल के द्वारा प्राक्कलन मॉक टेस्ट सीरीज वन लॉन्च किया गया है फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड एनटीपीसी सीबीटी वन। ये जीके एंड जीएस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और इसमें जो क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है। तो इसलिए ये आपकी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए हम अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं और आप अपना जो अप्रोप्रिएट एवोल्यूशन ऑफ द एग्जाम प्रिपेयरनेस है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। भवई निम्न में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? भवई भवई नृत्य शैली है राजस्थान से संबंधित है। अब भवई नृत्य शैली जो राजस्थान से संबंधित है ये कैसा डांस है? ये फेमस है बर्तन के लिए। और बर्तन से संबंधित जो डांस है वो तीन डांस है जो एसएससी के इम्पोर्टेंट और टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। नंबर एक है भवई जो यहाँ पे पूछा हुआ है। दूसरा है कड़सा और तीसरा है करगट्टम। भवई जो है ये राजस्थान से है। किससे है? राजस्थान से। राजस्थान की कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है और गुज्जर समुदाय भी इसको करते हैं। भवई का मतलब होता है भरा हुआ, घड़ा यानी मिट्टी का। मिट्टी का भरा हुआ घड़ा लेकर पानी या मिट्टी से भरा हुआ ये डांस किया जाता है राजस्थान में कालबेलिया समुदाय से। ये इंपॉर्टेंट है। कड़सा डांस में कलश लिया जाता है सिर पे। ठीक है। और ये डांस होता है झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड में। करगट्टम जो डांस होता है ये तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु में। और ये किससे ओरिएंटेड है? धातु, स्टील, तांबा, पीतल के बर्तन सिर पर लेके ये डांस की जाती है। ये तीन डांस है जो बर्तन ओरिएंटेड है और तीन अलग अलग स्टेट में और डिफरेंट नेम से किए जाते हैं। ये तीनों बहुत ही फेमस है, इसलिए तीनों का रिवीजन करना जरूरी है। और भवई जो नृत्य है ये राजस्थान से कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। स्लमडॉग मिलियन पुस्तक के राइटर कौन है? तो स्लमडॉग मिलियन पुस्तक के राइटर है विकास स्वरूप। स्लमडॉग पे मूवी बनी थी। ठीक है। भारत के इमिनेंट म्यूजिशियंस है ए आर रहमान, जिन्हें किंग ऑफ मद्रास भी बोला जाता है। ठीक है। या मेलोडी ऑफ मद्रास भी बोला जाता है। ए आर रहमान, इनको ओस्कर अवार्ड मिला था। ओस्कर किसके लिए? जय हो सॉन्ग के लिए, गाने के लिए। ठीक है। 2008 या 9 में मिला था ए आर रहमान को। तो इनके जो राइटर थे स्लमडॉग मिलियनेयर विकास स्वरूप है। एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो है विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। आर के नारायण, किरण देसाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे टीसीएस ने क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। आर के नारायण जो है इनके दो फेमस नॉवेल है जो पूछे हुए हैं। गाइड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ओल्ड एसएससी जब अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती थी 2009, 10, 12, 14 में, उस टाइम भी एसएससी ने पूछा है और टीसीएस भी इसको कंटिन्यू पूछती आ रही है। गाइड है आर के नारायण की। और दूसरे जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये भी स्टैटिक जीके में टीसीएस ने पूछा हुआ है। स्वामी एंड फ्रेंड्स इससे नॉवेल है आर के नारायण की। तो इसका राइट आंसर होगा विकास स्वरूप, ऑप्शन बी। टेन पिन शब्द किससे संबंधित है? तो नेम में ही अर्थ है टेन और पिन। ये टेन क्या है? नंबर है, नंबर है। ये 10 नंबर की पिन है और इनको क्या बोलते हैं? पिन बोलते हैं। ये क्या है? बॉल है। इस बॉल को जो थ्रो करने की जो प्रैक्टिस है उसको बॉलिंग बोलते हैं। तो इस गेम का नाम ही बॉलिंग है। तो टेन पिन संबंधित है बॉलिंग से। ये बहुत ही रॉयल स्पोर्ट्स इवेंट है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में, जहाँ पे अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। उनके लोकल ट्राइब्स ने अपने अलग स्टेट्स डिमांड डिमांड के लिए ये प्रोटेस्ट मूवमेंट हो रहा है। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में है। पंजाब में भी एक स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, वो क्या है? नेताजी नेताजी खेल संस्थान। पंजाब में कहाँ है? पटियाला में है। और ये क्यों फेमस है? ये एशिया लार्जेस्ट
स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है यानी संस्थान है, ये इसलिए फेमस है। और इसको जो अथॉरिटी है इसकी कौन सी है, वो साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पंजाब में क्या है, नेताजी खेल संस्थान पटियाला में है, ठीक है, पटियाला में। पटियाला का एक इम्पोर्टेंट है, पटियाला में क्या है, शीश महल है, जो टीसीएस ने पूछा हुआ है। और शीश महल किसने बनवाया था, राजा नरेंद्र सिंह ने बनवाया था। ये जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ ये सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं और दोबारा से इनकी पॉसिबिलिटी है दोबारा से रिपीट होने के लिए। तो हम इस मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। राइट आंसर होगा मणिपुर। आवर्त सारणी में हैलोजन समूह से क्या संबंध है। अब बात आती है हैलोजन समूह। तो आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी को बोलते हैं हम, आवर्त सारणी ऐसे होता है, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये 1 to 18 ग्रुप होते हैं। यहाँ पे कितने होते हैं, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, ये समूह है। ये इस टाइप के जो कॉलम टाइप में जो बने होते हैं इनको समूह बोलते हैं। ये क्या है, समूह है, ये ग्रुप है, ये 18 है। 18वां जो ग्रुप है इसको नोवेल गैस बोलते हैं, नोवेल, यानी जितने भी अक्रिय गैस है वो 18वें में है। 17वां जो समूह है इसको हैलोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। 16वां जो समूह है इसको बोलते हैं चाल्कोजन, ठीक है। तो हैलोजन समूह जो है ये किससे संबंधित है, 17वां समूह से संबंधित है। और आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो समूह तो हमने डिस्कस कर लिया, आवर्त जो बोलते हैं वो आवर्त इन्हें बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6, नीचे वाला 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे आवर्त है। और समूह ऐसे है। आइए अब क्वेश्चन डालते हैं, कौन सा गलत पूछा हुआ है। उनका आवर्त उनके परमाणु आकार का सबसे बड़ा होता है, हैलोजन, हैलोजन यहाँ पे है। तो परमाणु का जो साइज है वो दाया से बाया जाने पर घटता है। तो हम ये दाएं से बाएं जाएंगे तो साइज क्या होगा, घटता चला जाएगा। ये लास्ट में है तो ये सबसे कम होगा, सेकंड लास्ट है तो सेकंड लास्ट मिनिमम साइज होगा। तो ये ऑप्शन गलत है, क्या है, गलत है, ठीक है। उनका परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है, किसका होता है, ये समूह एक का होता है। समूह एक तो हम बोलते हैं क्षार धातु, यानी परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है समूह एक का, जिसका नाम है क्षार धातु, ठीक है। वे अभिक्रियाशील अधातु है, हाँ ये समूह 17 में जो जो भी एलिमेंट है ये अभिक्रियाशील एक्टिव नॉन मेटल है। समूह 17 में जो एलिमेंट है वो कौन से है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनिसियम। ये जो एलिमेंट है ये समूह 17 में संबंधित है, ये अभिक्रियाशील अधातु है, ये सही है। वे अपने तात्विक अवस्था में यानी परमाणु अवस्था में द्विव परमाणु होते हैं, द्विव परमाणु सही होती है। क्लोरीन जो 2 क्लोरीन के अणु से मिलकर बनता है, फ्लोरीन भी 2 से बनते हैं, तो ये द्विव परमाणु होते हैं, ये भी सही है। ये आवर्त सारणी में बाई ओर स्थित होते हैं, किससे, आदर्श गैस से। तो आदर्श गैस जो है ये 18 नंबर समूह को बोलते हैं, यानी नोबल गैस। नोबल गैस से बाई ओर, यानी समूह 17वां, 17वां समूह को हैलोजन बोलते हैं, ये बाई ओर स्थित होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। तो उनका आवर्त जो है परमाणु आकार में सबसे बड़ा होता है, ये गलत है। परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है समूह एक का, और समूह एक को क्षार धातु बोलते हैं। तो ये जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये जो गलत स्टेटमेंट है। 1 किलोवाट घंटा किससे बराबर है, तो 1 किलोवाट घंटा जो है इसको हम ड्राइव करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा किलो, यहाँ पे लिखा वाट, यहाँ पे लिखा घंटा। 1 किलोवाट को हमने 1000 लिख दिया। अब वाट क्या है, वाट शक्ति यानी पावर का एसआई यूनिट है। अब पावर क्या होता है, वर्क डन,
जो हमने काम किया है अपन में टाइम टेकन, यानी जो हमने समय लिया है। अब बर्थ का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, जूल। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो हम पावर यानी वाट जो ऐसा यूनिट है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे जूल सेकंड, ठीक है। घंटा यानी टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 60 सेकंड। सेकंड से सेकंड माइनस हो गया। अब यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यानी 10⁻⁵ जूल। और ये 36 मल्टीप्लाई में, ये हमारा राइट आंसर। 36 × 10⁻⁶ नहीं है ऑप्शन में, तो इसको ऑप्शन बी यानी 3.6 × 10⁻⁶ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे पॉइंट दे दिया तो यहाँ पे पावर एक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर आया। इन दोनों में से कोई भी एक राइट आंसर आएगा। ऑप्शंस इसी प्रकार से आते एग्जाम में, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते, इसलिए ये चीज़ समझना जरूरी है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल है, ठीक है। यहाँ पे या फिर 36 × 10⁵ जूल्स, या फिर ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सबसे पहले आती है बंगाल। तो बंगाल का जो पहला जो शासक था वो था मुर्शिद कुली खां। और ये किससे टाइम पे थे? औरंगजेब के टाइम पे थे ये। और ये बहुत ही फेमस और बहुत ही उदार शासक थे। इनके समय में जो बंगाल था उसे भारत का स्वर्ण प्रांत भी बोला जाता था। किससे टाइम पे? मुर्शिद कुली खां के टाइम पे। इन्हीं के नाम पे मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित हुई थी, ठीक है। कहाँ से? ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी बनी थी। आज भी मुर्शिदाबाद अपने फेमस काम की थी, साड़ियों के लिए फेमस है। दूसरे नंबर पे जो नवाब बने थे वो अलीवर्दी खां बने थे। जो फेमस है वो बता रहा हूँ मैं। बने तो इनसे बाद दामाद भी थे इनके, लेकिन वो इतने फेमस नहीं थे। अलीवर्दी खां बने थे। अलीवर्दी खां के बाद अलीवर्दी खां को गिरिया के युद्ध में 1740 में गिरिया युद्ध में सिराजुद्दौला ने हराया था। किसने? सिराजुद्दौला ने। तो अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला बना। और सिराजुद्दौला जो है अंतिम स्वतंत्र नवाब था। अंतिम स्वतंत्र शासक था सिराजुद्दौला, और बहुत ही महान और पराक्रमी शासक थे बंगाल के। आइए हम सिराजुद्दौला पे बात करते हैं। इनके टाइम पे एक घटना घटी थी 1756 में। कब? 23 जून 1756, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल घटना। यानी इन्होंने ब्रिटिश से 80-90 के अराउंड में जो एम्प्लॉय थे उनको एक ब्लैक सी कोठरी में बंद कर दिया था। छोटी कोठरी थी, और उनमें जब सुबह में उन्हें खोला गया तो दम घुटने के कारण उसमें से 80 आदमी, 85 आदमी, 90% आदमी की डेथ हो गई थी। दो चार ही ब्रिटिश एम्प्लॉय बचे हुए थे। इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी बोल के 23 जून 1756 में हुई थी। इसी के क्रोध में, यानी इसी के परिणाम स्वरूप में पलासी की लड़ाई हुई थी। तब 1757 में किससे नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। किससे बीच? सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। 1757 में पारसी की लड़ाई हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद में। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी किस युद्ध से संबंधित है? तो ये पलासी की लड़ाई से संबंधित है। और सिराजुद्दौला अंतिम बंगाल के नवाब थे। और सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। वो जाफर यानी जाना, यानी भाग गए थे, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गए थे। पृथ्वी के ज्वालामुखी में किस प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट सबसे अधिक विस्फोटक होता है? तो ये है ऑप्शन ए, कार्डेरा।
कार्डेरा जो विस्फोट होता है वो बहुत ही एक्टिव होता है, और ये विस्फोट इतना एक्टिव होता है कि ये अपने अंदर ही विस्फोट करता है। जैसे ये वोल्केनो है, वोल्केनो में भी ये कार्डेरा वोल्केनो का शेप है। तो ये वोल्केनो इतना भारी रहता है और इतना एक्टिव विस्फोटक होता है, इसके अंदर इतना प्रचंड विस्फोट होता है कि ये जब विस्फोट होता है तो ये ऊपर जाने की बजाय ये नीचे ही धंस जाता है। ठीक है। और नीचे और भी मैग्मा रहते हैं जिनसे गैस रिलीज करना मुश्किल हो जाता है, गैस रिलीज करने का कोई रास्ता नहीं रहता, तो इसलिए बहुत हैवी प्रचंड रूप में इसमें विस्फोट होता है, इसको कार्डेरा बोलते हैं। कार डेरा विस्फोट बोलते हैं। ठीक है। और लेपोलिक डाइट बेसाल्ट ये भी आग्नेय चट्टानों के रूप है। ये सब कैसे है? आग्नेय चट्टान है, यानी मेग्मा से संबंधित है। पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? शीश महल कहाँ है? पटियाला में है। इनका निर्माण करवाया था महाराजा नरेंद्र सिंह ने। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था। विजय स्तंभ कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ था, उस युद्ध में विजय के उपरांत में निशान में विजय स्तंभ बनाया था राणा कुंभा ने चित्तौड़ में। ठीक है। और शीश महल का निर्माण पटियाला में महाराजा नरेंद्र सिंह ने करवाया था, जो पटियाला के स्थानीय लोकल रूलर थे। दूध वाला ताजे दूध में कम मात्रा में यानी लो क्वांटिटी में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? सोडा जो है NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। आप सोडा को समझिए, इस क्वेश्चन को हम पीएच स्केल के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? पीएच स्केल है। पी मतलब पोटेंस, है मतलब वैलेंस, यानी ये हाइड्रोजन के की जो पावर है उसके बारे में बताता है कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। पोटेंस मतलब होती है शक्ति। और पीएच स्केल जो होता है ये 8 से 14 होता है, नंबर इसमें 8 से 14 होता है। 1 to 17 जो नंबर है और फिर 17 to 14 नंबर है, ये बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षार होता है। 1 से 7 ये एसिड होता है, यानी अम्ल होता है। और ये 7 जो है ये उदासीन होता है। क्या होता है ये? उदासीन होता है। जितना हम 1 से 7 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा एसिड पावर जो है वो कमजोर होता चला जाता है। ठीक है। क्योंकि ये इस तरफ हम क्षार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम जैसे जैसे नंबर बढ़ाएंगे एसिड की पावर कम होती चली जाती है। ये चीज ध्यान रखना है। और जैसे जैसे नंबर बढ़ाते हैं हम क्षार की पावर बढ़ती चली जाती है। तो हाइड्रोजन जो है अम्ल जो है उसको H प्लस से इंडिकेट किया जाता है और क्षार जो है उसको OH से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है। OH माइनस से। अब इसमें ऑप्शन से देखते हैं हम। ताजे दूध, दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। एसिड मतलब अम्ल, यानी समझ में आता है दूध का जो नेचर है कैसा है? एसिडिक नेचर है। तो उसमें हम सोडा क्यों मिलाते हैं? हम सोडा इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जो एसिड जो है वो कम रहे और थोड़ा वो बेसिक नेचर में चला जाए, क्षार नेचर में चला जाए। ठीक है। तो ताजे दूध का पीएच 6 से घटाने के लिए थोड़ा नहीं, क्योंकि 6 से थोड़ा घटाकर अधिक अम्लीय बनाया जाए। नहीं, सोडा मिलाएंगे तो वो एसिडिक पावर कम होगा और वो क्षारीय पावर की तरफ बढ़ेगा, तो अम्लीय पावर को बनेगा नहीं। ताजे दूध का पीएच 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय करने के लिए, ये इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो 6 पावर है उस पावर से थोड़ा और बढ़ाकर उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो दूध जो है जल्दी खराब ना हो पाए। क्योंकि क्षार पदार्थ जो होते हैं, क्षारीय नेचर के जो दूध होते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक सही से टिक पाते हैं। तो पीएच में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। सोडा मिलाने से वो क्या होगा? सोडा नेचर की तरफ जाएगा, यानी वो क्षारीय हो जाएगा, यानी अम्ल प्रकृति घट जाएगी और क्षारीय प्रकृति बढ़ जाएगी। ये इसका राइट आंसर है। अब NaHCO3 बेकिंग सोडा को बोलते हैं। अब बेकिंग सोडा से एक चीज और बनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? जो खाने वगैरह में जो कार्बन डाइऑक्साइड, टार्टेरिक एसिड। क्या बोलते हैं? टार्टेरिक एसिड।
टार्टेरिक एसिड बनाया जाता है CO2 प्लस में बेंथीन सोडा। बेंथीन सोडा में हम CO2 मिश्रण मिला देते हैं तो वो टार्टेरिक एसिड बन जाता है। ठीक है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा परक्यूनेट के प्रयोग के लिए डैश मोटी सोने की परत ली थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1912 में अल्फा परक्यूनेट की थी और अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिक का खोज माना जाता है। नाभिक की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अल्फा परक्यूनेट यहाँ से उन्होंने अल्फा क्रम जो है गोल्डन प्लेट से अल्फा क्रम पास किया था। यहाँ पे कोई उन्होंने मॉलिक्यूल का प्रैक्टिकल किया था। बीच में न्यूक्लियस था, तो यहाँ से जो रेज आ रही थी वो जितनी भी न्यूक्लियस से बाहर से जा रही थी वो सभी पास हो जा रही थी। ठीक है। और जो न्यूक्लियस से जो सेंटर में जो जा रही थी वो वापिस आ रही थी, वो जा रही थी वो वापिस आ जा रही थी। सेंटर से जो जा रही, सेंटर में जो जा रही थी जो रे वो वापिस आ रही थी। तो इससे उन्हें पता चला कि जो न्यूक्लियस परमाणु है, एटम है, इससे जो बाहरी सेल जितने भी है वो मतलब एम्प्टी है, खाली है। और जो इसका जो न्यूक्लियस है, केंद्र जो है वो भरा हुआ है। इसलिए इन्होंने नाभिक की खोज की थी। और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है नाभिक में भले रहते हैं। और दूसरा चीज क्या बताया कि परमाणु का जो भी भार है वो नाभिक में विद्यमान रहता है, यानी मौजूद रहता है। इस थ्योरी को अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया था अल्फा परक्यूनेट के द्वारा। और जो सोने की जो परत ली थी वो 1000 परमाणु मोटी ली थी। ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड की थ्योरी थी अल्फा परक्यूनेट, जिससे कि उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि ली थी? वो उपाधि ली थी महाराज धीराज। कौन सी? महाराज धीराज। ये पॉइंट नोट करने वाला बात है। महाधीराज नहीं, महाधीराज। अब आइए गुप्त सम्राट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो इसकी स्थापना की थी वो श्री गुप्त ने की थी। श्री गुप्त संस्थापक के, इन्हीं गुप्त उनका जो टाइटल था, जो नेम था, इन्हीं से गुप्त सम्राट पड़ा था। गुप्त वंश बोलते हैं। दूसरा थे घटोत्कच। श्रीगुप्त प्रथम थे, उन्होंने महाराज की उपाधि ली थी। घटोत्कच एज इट इज रहे, उन्होंने कोई उपाधि नहीं ली थी। इससे बाद आते थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने का जो शासन था वो 320 ईस्वी में उन्होंने राजगद्दी पर बैठा था चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इन्होंने जो उपाधि ली थी वो महाराज धीराज की उपाधि ली थी। और इन्होंने जो शादी हुई थी इनकी लिच्छवी गण में इनका क्या था, ससुराल था। और वहां की जो राजकुमारी थी वो थी कुमार देवी, ये इनकी पत्नी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि ली थी और 320 या 319 ईस्वी कहीं पे लिखा रहता है में उन्होंने राजगद्दी पर बैठा था। इसके बाद जो सम्राट बने थे वो उनके पुत्र बने थे, जो थे समुद्र गुप्त। इनका एक दूसरे पुत्र भी थे प्रभाकर वर्धन। उनकी हत्या गोंड के शासक शशांक ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम इसके बाद सम्राट बने थे। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि ली थी और उन्होंने लिच्छवी में इनका ससुराल था और कुमार देवी इनकी पत्नी थी। जौहर की घटना का जो वर्णन था वो किस कवि ने फारसी भाषा में किया था? तो ये अमीर खुसरो ने किया था। और जौहर की घटना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो चित्तौड़गढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ में किसने किया था? रानी पद्मावत। रानी पद्मावत। और किससे अटैक में किया था? अलाउद्दीन खिलजी। इस पे फेमस पद्मावत मूवी भी बनी है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के अटैक में हुआ था चित्तौड़ जौहर की घटना रानी पद्मावत के टाइम पे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। समझिए बात। और अमीर खुसरो की एक रचना थी खजा मुहल। खजा मुहल रचना थी किसकी? अमीर खुसरो थी। इसी रचना में उन्होंने जौहर की घटना का
फारसी भाषा में उल्लेख किया था और ये अमीर खुसरो की रचना थी अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। दूसरे ऑप्शन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। इबन बतूता मोरक्को से आया था और मैं से मोहम्मद बिन कुदलत। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है रेहला। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। बुत जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक है वो तारीख है फिरोज शाही है। इन्होंने ही रजिया सुल्तान जो थी उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया था। फेमस जियाउद्दीन बर्नी राइटर थे उस टाइम पे मुगल एम्पायर में। कारी थे फिरोज शाही। हसन निजामी जो है ये बहुत ही फेमस राइटर थे और इनके द्वारा जो पहला ऐतिहासिक मुगल काल का जो ग्रंथ लिखा गया था वो हसन निजामी के टाइम पे लिखा गया था और उस ग्रंथ का जो नाम है वो नाम है ताजुर मासिल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, जौहर की घटना अमीर खुसरो ने फारसी भाषा में लिखा था और खजाइनुल फतूह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार कवि थे। अमीर खुसरो को ही तोताए हिंद कहा जाता था या फारसी के कव्वाल कवि भी माने जाते थे। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग से पहले रॉबर्ट क्लाइव यानी 1772 से पीछे का टाइम जो था उस टाइम में गवर्नर होते थे। क्या होते थे? गवर्नर होते थे। वो 3 प्रेसिडेंसी में होते थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई। जब 1773 का एक्ट आया, कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उस एक्ट में इस गवर्नर को गवर्नर जनरल का टाइटल मिला और इसका जो हेड था वो हेड कहाँ था? बंगाल में उसका हेड बना दिया, बंगाल प्रेसिडेंसी में। और मद्रास और बम्बई के जो भी गवर्नर थे वो इनके अंडर में रहेंगे, यानी सबसे सुप्रीम पावर कहाँ चली गई? बंगाल में चली गई। और 1773 का जो एक्ट आया था उसी में बंगाल में प्रथम भारत का सुप्रीम कोर्ट भी स्टेबलाइज किया गया था। तो वारन हेस्टिंग का जो टेन्योर है वो 1772 से 1785 है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा का जो स्थापना की थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी और लॉ ऑफ सेपरेशन की थ्योरी भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दी थी। वो 1793 से 1798 में दी थी। सर जॉन सो 1786 से 1793 इनका टेन्योर पीसफुल रहा था इंडियन कॉलोनियल में। लॉर्ड वेलजरी 1798 से 1805 में। वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड वेलजरी, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड वेलजरी, ये दो ऐसे गवर्नर थे जिन पे महाभियोग लगा था। क्या? महाभियोग लगा था ब्रिटिश स्टेट कंट्री में जब ये अपने देश में गए थे, जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वारेन हेस्टिंग पे लगा था। बनारस के जो राजा नंद कुमार थे उन पे गलत पनिशमेंट देने के लिए। और लॉर्ड वेलजरी पे लगा था करप्शन चार्जेस के लिए। लॉर्ड वेलजरी को बंगाल का शेर कहा जाता था। ठीक है, और कवेटा कॉलेज की भी स्थापना की थी इन्होंने बंगाल में। ठीक है, और शिशुबद्ध प्रथा को भी बंद करने का जो स्टेप उठाया था वो इन्हीं के टाइम पे उठाया गया था, शिशुबद्ध। ये लॉर्ड वेलजरी से संबंधित है। 1798 से 1805 में ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे और लॉर्ड वेलजरी के टाइम पे ही वो हुई थी, पारसी लड़ाई की घटना हुई थी लॉर्ड वेलजरी के टाइम पे ही। और सहायक संधि लाने वाले जो थे वो भी लॉर्ड वेलजरी थे। कौन थे? लॉर्ड वेलजरी। सहायक संधि, और पहली सहायक संधि मानने वाले जो भारत के जो शासक थे वो हैदराबाद के निजाम थे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के अधिकार के अलावा कोई और अन्य कर यानी टैक्स नहीं लगाया जाएगा? तो आइए हम सब्जेक्ट पे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 107 जो है
ये भाग 5 में आता है। भाग 5 में। भाग 5 में कहाँ से? भाग 5 है 52 से 151 अनुच्छेद भाग 5 में है, जो संघ के बारे में बताता है। तो ये टैक्स से संबंधित तो है नहीं। अनुच्छेद 265 जो है ये भाग 12 में आता है। किस में आता है? भाग 12 में। और ये किससे अनुच्छेद से है? 264 से अनुच्छेद 300 ए है। और ये भाग जो 12 है ये वित्तीय संबंधित है। किससे? वित्तीय यानी फाइनेंस से संबंधित है। अनुच्छेद 123 जो है ये अध्यादेश से संबंधित है, भाग 5 में, जो 52 से 151 भाग 5 है, जो संघ क्षेत्र में है, यानी भारत का सेंट्रल में है। अनुच्छेद 301 ये भाग 13 में है, जो अनुच्छेद है 301 टू 307। इसका जो सब्जेक्ट है व्यापार और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, भाग 13 व्यापार और स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 12 जो है वित्त से संबंधित है, यानी फाइनेंस से संबंधित है। और अनुच्छेद 12 में अनुच्छेद 264 से 300 ए भी आता है। अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी भाग और उससे अनुच्छेद याद है तो आप इन क्वेश्चन को बना सकते हो। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें अनुच्छेद का गैप बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसी प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी अनुच्छेद याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है, उनके पीछे का एक बेसिक थ्योरी याद होना चाहिए। कितने भाग हैं, उन भाग के जो अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक है, और उनका सब्जेक्ट क्या है, उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अनुच्छेद डिसाइड कर लेते हैं। एग्जाम में इतने बड़े गैप पे ही अनुच्छेद पूछे जाते हैं, वो स्पेशली अनुच्छेद याद करने के लिए नहीं पूछे जाते, वो एक इस बेसिक इंफॉर्मेशन के आधार पे पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 265 जो है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये जो कर है ये टैक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? टैक्स से। और टैक्स किससे संबंधित है? टैक्स फाइनेंस से संबंधित है। फाइनेंस यानी वित्तीय मामला है ये। और वित्तीय मामला जो है भारतीय संविधान के भाग 12 में है, जो 264 से 301 के अंडर में आता है। अनुच्छेद 107 जो है ये विधेयक को दोबारा से सदन में प्रस्तुत करने के लिए अनुच्छेद 107 है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो। और अनुच्छेद 301 जो है व्यापार और से संबंधित है ये। तो अनुच्छेद बी जो है इसका 265 ये इसका राइट आंसर है। हम संविधान के जो भाग हैं और उससे जो अनुच्छेद के जो सब्जेक्ट है कितने हैं, उस आधार पे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम सभी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जिससे हमारे बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो सकती है। 1935 में किसने शैवाल की संरचना और प्रजनन के लिए व्याख्या की थी? तो जो 1935 में व्याख्या की थी वो F.E. फ्रीच ने किया था, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया था, द स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी एंड रिप्रोडक्शन। ये एक थ्योरी थी उनकी। क्या थी? थ्योरी थी द स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्गी एंड रिप्रोडक्शन। स्ट्रक्चर मीन्स होती है संरचना, हिंदी में बोलते हैं, और रिप्रोडक्शन मतलब होता है प्रजनन, इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी व्याख्या की थी उन्होंने 1935 में F.E. फिच ने। ठीक है, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। O.P. अयंगर ये बायोलॉजी विज्ञान के ये भी संबंधित है, लेकिन इनकी कोई फेमस थ्योरी नहीं थी, और ना ही TCS ने इस पे प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछे हैं ऑप्शन सी और डी पे। विलियम हेनरी ने गैस का दाब कॉन्सेप्ट दिया था, और वो कौन सी गैस थी? वो CO2 गैस थी। जो एक क्वेश्चन SSC का केमिस्ट्री में आया हुआ है, 2023 में आया था, वो आया था सोडा वाटरों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत अधिक दाब पर क्यों बंद किया जाता है? तो जितना ज़्यादा दाब रहेगा उतना ही ज़्यादा गैस जो है सॉल्यूशन में, जो तरल पदार्थ है उसमें उतनी ही तेजी से और उतनी ही अच्छे तरीके से घुलनशील हो जाएगी। ये थ्योरी विलियम हेनरी ने दिया था, गैस का दाब थ्योरी, जो संबंधित था कार्बन डाइऑक्साइड से।
कैलोरस लीनियस को हम बायोलॉजी में वर्धिकी के पितामह कहते हैं, जिन्होंने वंश और जाति का कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे होमोसेपियंस मानव है, इनका वंश क्या है? होमोसेपियंस है। होमो वंश और जाति सेपियंस है। मेंढक का लीनियस टाइग्रा है। बिल्ली का फेलिका लीनियस है। इसी प्रकार जो भी है कॉन्सेप्ट दिया था कैलोरस लीनियस ने, वर्गीकृत के पितामह बोलते, जिन्होंने वंश और जाति के रूप में बांटा था। राइट आंसर ऑप्शन बी एफ ई फ्रिज। एशिया का सबसे बड़ा एयर इंडिया शो, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, और इसी साल आयोजित हुआ था और ये द्विवार्षिक शो है। कैसा है? द्विवार्षिक शो है। टीसीएस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, एयर इंडिया शो जो है कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो ये द्विवार्षिक शो है और ये बेंगलुरु में होता है हमेशा, ठीक है, और इसको डिफेंस मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है। कौन? डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। एयर इंडिया शो बेंगलुरु में और 2 साल में होने वाला है। एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयर इंडिया शो है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब वर्दीकी के अनुसार कौन सा क्रम सही है? इसके जो पितामह है हमने पहले डिस्कस किया है, कैलोरस लीनियस। ये जो है क्लासिफाइड यानी वर्दीकी के पिता बोले जाते हैं, कैलोरस लीनियस यानी फादर, जिन्होंने वंश और जाति का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जिसमें आता है संघ, फिर वर्ग, फिर गण, और फिर कुल, और फिर वंश, और फिर प्रजाति। प्रजाति जो है ये लास्ट एनिमल नेम होता है। एनिमल नेम होता है प्रजाति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। ये इसका सीक्वेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। द 40 मिनट्स रागा के रचित एल्बम कौन है? एक तो है द 40 मिनट्स रागा और एक दूसरा है 80 मिनट्स रागा। कितना मिनट? 80 मिनट्स रागा। सेम पुस्तक के जो राइटर है वो अली अकबर खां है, ठीक है। 40 मिनट्स रागा और 80 मिनट्स रागा, 80 मतलब 80 मिनट्स रागा, अली अकबर खां है। भीमसेन जोशी तबला वादक है और ये मेहर घराने से संबंधित है। मेहर घराना इंपॉर्टेंट है, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो उस पर्सनैलिटी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चंस ओरिएंट होते हैं प्रीवियस ईयर में भी और आने वाले अपकमिंग एग्जाम में भी। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उन्हीं पॉइंट से क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ उन पॉइंट को केयरफुली लिसन करना है और नोट करना है, क्योंकि ये जो हम पॉइंट्स बताते हैं ये मिनिमम टाइम में हमारा मैक्सिमम आउटपुट रहेगा और ये बहुत ही फास्ट रिविजन्स भी हो पाएगा इससे। तो भीमसेन जोशी जो ये तबला वादक है, ये मेहर घराने से संबंधित है। हरि प्रसाद चौरसिया, हरि को कैसे याद करना है? ये बांसुरी वादक है। इसका ट्रिक मैंने बनाया है। हरि जो है ये भगवान कृष्ण का नाम है। किसका नाम है? कृष्ण को हरि भी बोलते हैं, यानी मुरली वाले भी बोलते हैं। तो मुरली मतलब शब्द है बांसुरी से, तो कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। कृष्ण जी का दूसरा नाम हरि है, तो कृष्ण जी का जो प्रसाद मिला वो हरि को मिल गया, यानी जो बांसुरी बजाने की जो कला की वो हरि प्रसाद को मिल गया। तो हरि प्रसाद भी बांसुरी बजाते हैं, तो ये इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अली अकबर खां और अमजद अली खां दोनों सरोद बाजक हैं, सरोद बजाने वाले हैं, ठीक है। तो अमजद अली खां और अली अकबर खां ये सरोद बजाने वाले। मैक्सिमम खान खान वाले जो भी शब्द आए ना, तो उसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है सरोद से ही, ठीक है। किससे होता है? सरोद से। और सरोद को एक टाइप में हम ये भी बोलते थे, मदिरा भी बोलते हैं कई जगह, मदिरा। और मदिरा मतलब लिक्विड होता है, नशा, अमृत, सोमरस जिसको बोलते हैं मदिरा। तो एक फेमस है जरीन दारू वाला। दारू मतलब मदिरा, सोमरस। तो ये भी एक फेमस इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियन से, जरीन दारू वाला, अमजद अली खां, अली अकबर, ये सरोद से संबंधित है, ठीक है।
नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? ये पटियाला में है। कहाँ है? पटियाला में, पंजाब में है, जो साई ऑपरेट करती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई। और ये एशिया का लार्जेस्ट है, एशिया का लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है। ये स्ट्रेटेजिक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पटियाला में। और पटियाला में क्या है? पटियाला में शीश महल है, जो वहाँ के लोकल शासक राजा नरिंगर सिंह ने बनवाया था। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। और बेंगलुरु में क्या हुआ था? सबसे लार्जेस्ट एशिया का एयर इंडिया शो हुआ था। और नई दिल्ली में क्या हुआ था? करंट अफेयर में नई दिल्ली में पहला पहला एथलीट्स गेम हुए थे 2025 वाले। भारत में जारवा और ओंगो जनजातियां कहाँ पाई जाती है? तो जारवा और ओंगो जनजातियां प्लस एक टेंसिल जनजाति है। कैसी जनजाति है? टेंसिल जनजाति। ये जनजाति बहुत ही डेंजर जनजाति है। कैसी जनजाति है? डेंजर जनजाति है। 2018-19 में एक फॉरेनर जो थे वो अंडमान निकोबार गए थे, और वहाँ पे टेंसिल जनजाति के एरिया में चले गए थे, और वो स्पेशली टूरिस्ट थे, और उनका वो वीडियो शूटिंग कर रहे थे। तो लोकल लैंग्वेज की कमी की वजह से उन्हें समझ में नहीं आया, और टेंसिल जनजाति ने उन पे अटैक कर दिया, अपना दुश्मन समझ के। वहाँ की जनजाति इतनी मतलब असभ्य जनजाति है और बहुत ही कम पढ़ी लिखी जनजाति है, तो उन्होंने उस पे अटैक कर दिया, और उन पे उस जो फॉरेनर टूरिस्ट थे उनको मार दिया जान से। और ये टेंसिल जनजाति जो है अंडमान निकोबार की, ये बहुत ही डेंजर जनजाति है। जारवा, ओंगो और टेंसिल जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, और ये जो जनजाति है उसी टाइम फेमस न्यूज में आई थी। अब थोड़ा अंडमान निकोबार और जो यूटी है अपने, इन सभी के बारे में हम थोड़ा अच्छे से जानते हैं। आइए हम यहाँ पे इंडिया का मैप बनाते हैं। ये हमें इंडिया का मैप बना दिया। ये जो है यहाँ पे हमारा गुजरात रीजन है, ठीक है। ये महाराष्ट्र रीजन है, और ये कर्नाटका रीजन थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये केरला का स्टेट स्टार्ट हो जाएगा। ये गुजरात का जो रीजन है इसको काठियावाड़ कट बोलते हैं। कौन सा? काठियावाड़ कट। और ये जो है अरब सागर है, और ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये है कोंकण तट, महाराष्ट्र से संबंधित है। फिर कर्नाटका में केंद्रा तट आता है, ठीक है। और ये मालाबार तट है। ये जो साइड है ये कोलोमंडल तट है, और ये उत्तरी सरकार तट है, ठीक है। ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, ये 10 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। फिर लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये 9 डिग्री चैनल से यूज होता है। अंडमान और निकोबार 10 है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 है। अब 9 कैसे याद करना? लक्ष्य यानी टारगेट, मिनी यानी छोटा, छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब नो, नो यानी छोटा नहीं होना चाहिए। लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। जारवा ओंगो जनजातियां जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से है। ये गुजरात जो प्रांत है ये काठियावाड़ तट है, उसके बाद कोंकण तट स्टार्ट होता है, उसके बाद केंद्रा तट, और फिर मालाबार तट। और यह बंगाल की खाड़ी में कोलोमंडल तट, और फिर उत्तरी सरकार तट स्टार्ट होता है। और यहीं पे महेंद्रगिरी एरिया, इसको भी महेंद्रगिरी एरिया भी बोलते हैं। द्वारम वेंकटेश्वर नायडू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? द्वारम वेंकटेश्वर नायडू जो है ये वायलिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। मैंडोलिन के फेमस प्रोपोनेंटर है वो कौन से है? उप्पालू श्रीनिवास। जो टीसीएस ने सीजीएल में पिछले साल 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ये दोबारा से रिपीट हो सकता है एनटीपीसी के एग्जाम में टीसीएस द्वारा। उप्पालू श्रीनिवास जो है मैंडोलिन से संबंधित है। बीना बजाने वाले कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? बीना। नाद स्वरम बजाने वाले जो है, नाद स्वरम बजाने वाले हैं फेमस
शेख चिन्ना मौलाना, और दूसरा है के अरुणाचलम। ये सभी पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये टीसीएस ने पूछे हुए पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसलिए इनका जो मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये, और इनके मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट एग्जाम में आने के लिए, तो इन सभी पॉइंट को अच्छे से नोट्स करना है और रिवीजन करना है। तो गौरव वेंकटस्वामी नायडू जो है ये वायलिन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रोविजन जो है वो कनाडा से लिया गया है, तो आइए हम नजर डालते हैं। कनाडा से हमने शब्द सुना होगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, फेडरल, जिसको हम संघ बोलते हैं। ये शब्द सुना है हमने और बहुत बार हमने यूज किया हुआ है, लेकिन इस संघ शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी, इस फेडरल यानी संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी नहीं है। कनाडा से लिए हुए जो प्रोविजंस है वो है संघ, दूसरा अवशिष्ट शक्ति, तीसरा है राज्यपाल नियुक्ति, और चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है सुप्रीम कोर्ट का सलाह क्षेत्र अधिकार। तो ये चारों जो कनाडा की जो टोटल प्रोविजन थे वो हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, आइए हम मिलाते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये जुडिशरी रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो यूएसए से लिए है, यूएसए यानी अमेरिका से लिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। गणराज्य की स्वतंत्र संकल्पना जो ये ब्रिटेन से लिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदर्शी यानी सलाह क्षेत्र अधिकार, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। समवर्ती सूची लिया हुआ है हमने ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट का सलाह क्षेत्र अधिकार कनाडा से लिया हुआ है। जनहित याचिका की जो अवधारणा की उत्पत्ति है किस राज्य में माना जाता है? जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी ये जुडिशियल से संबंधित है। किससे संबंधित है? जुडिशियल से यानी न्याय से, न्यायपालिका से, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से संबंधित है। ठीक है। और न्यायपालिका से संबंधित जितने भी प्रोविजंस है वो यूएसए से लिए हुए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूएसए। और भारत में जो जनहित याचिका के पिता किसको बोलते हैं? पिता, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोलते हैं पीआईएल, भारत में पिता, वो 1976 में एक केस में लाया था, ओ किर्सन अय्यर ने 1976 में एक केस की सुनवाई के दौरान पब्लिक इंटरेस्ट जनहित याचिका, यानी जो बहुत बड़े जन समूह से संबंधित होता है उन्हें जनहित याचिका बोलते हैं, वो 1976 में ओ किर्सन अय्यर लाए थे, और इनके साथ में प्लस में दो जस्टिस और थे, दो जस्टिस और इनके बेंच में थे, लेकिन मेजर जो कंपोनेंट है वो ओ किर्सन अय्यर को माना जाता है 1976 में। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना किससे संबंधित है? ये जो क्वेश्चन है ये 11th क्लास एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में से लिया हुआ है ये, और ये टीसीएस ने पूछा हुआ है, और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 की एनसीईआरटी। तो एडमिन हबल को बोला जाता है ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। इन्होंने जो प्रोविजंस इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो ऐसा दिया था, मान लो ये बैलून है, ये बैलून अपने नॉर्मल यानी सिंपल साइज में है, इन्होंने बैलून पे यहाँ पे डॉट्स निशान डाल दिए, पास पास निशान डाल दिए, मतलब ये निशान डाल दिए। अब इन्होंने इस बैलून में एयर फिल किया, एयर डालने के बाद ये बैलून इस तरह से बना, सॉरी इस तरह से बना। अब ये जो निशान थे ये पास में थे, तो स्पेस एयर डालने से स्पेस बढ़ा, तो स्पेस बढ़ा तो ये डॉट्स से निशान भी बड़े हो गए। तो इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने बोला कि ये जो ब्रह्मांड है वो भी इसी साइज में विस्तार हो रहा है, यानी इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू वो बढ़ रहा है,
इसको एडमिन हबल ने दिया था, यानी ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज में मदद की थी। दूरबीन खोज के लिए जाना जाता है, और ये कब किया था? बृहस्पति ग्रह की जब खोज हुई थी उस टाइम पे इन्होंने किया था, और बृहस्पति ग्रह की उपग्रह की खोज के लिए गैलीलियो ने दूरबीन का उस टाइम पे खोज किया था। हैली हैस इम्पोर्टेंट है, ये भी ज्योग्राफी का है। उन्होंने 1976, उन्होंने 1972 के आसपास में और 1967 में हैली हैस और मैकेंजी पार्कर, इन्होंने एक के बाद एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था? समुद्र विस्तार सिद्धांत। समुद्र विस्तार सिद्धांत जो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, उसको इन्होंने एडवांस लेवल पे विस्तार किया था, हेली हेंस और मैकेंजी पार्कर ने, दोनों ने। ओटो शिमिट ने भी खगोल शास्त्री में सूर्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक थ्योरी दी थी। ओटो शिमिट और लेप्चा जो वैज्ञानिक थे उन्होंने। तो एडमिन हबर इसका राइट आंसर होगा। उन तट की पहचान कीजिए जो अरब अरब सागर के निकट है। आइए हम अगेन हम मैप ड्रॉ करते हैं। सॉरी, थोड़ा मैप टेढ़ा बना। ये जो है इंडिया का मैप है। कौन सा इंडिया? साउथर्न इंडिया। ये हमारा गुजरात रीजन है, इसको हम महाराष्ट्र बोल सकते हैं। ये गोवा है, फिर यहाँ पे कर्नाटका स्टार्ट हो जाता है, फिर ये वाला रीजन केरला से संबंधित रीजन है। यहाँ पे हमारा अरब सागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। अब ये गुजरात जो रीजन है इसको काठियावाड़ तट बोलते हैं, काठियावाड़। और महाराष्ट्र जो है इसको बोलते हैं कोंकण तट, यानी महाराष्ट्र से लेकर गोवा का जो एरिया है इसको बोलते हैं कोंकण तट। अब गोवा से कर्नाटका का जो रीजन है इस तट को बोलते हैं केनरा तट, और कर्नाटका से जो केरला का जो रीजन है इसको बोलते हैं मालाबार। आपने पढ़ा भी होगा जियोग्राफी में मालाबार। और केरला का जो फेमस नौका जो बोट रेस होती है वो जवाहरलाल नेहरू जो बोट नेम है वो भी मालाबार क्षेत्र में होती है। अब बे ऑफ बंगाल की साइड में ये जो रीजन है इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। ये महेंद्रगिरी का एरिया आ जाता है। और फिर ये उड़ीसा की साइड में जो एरिया है इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। अब आइए अरब सागर, यानी अरब सागर हमारा ये है, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है? उत्तरी सरकार बे ऑफ बंगाल साइड में है। माराबार, माराबार यहाँ पे है सही है। कौन कौन भी? गोवा से कर्नाटका का एरिया है, महाराष्ट्र से कर्नाटका, महाराष्ट्र से गोवा का एरिया, कौन कौन कट सही है? कोरोमंडल, ये बे ऑफ बंगाल है। तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर्स। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। इसका कार्बन का भार बताना है। भार यानी मास, द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। ये कार्बन जो है ग्लूकोज में कितना परसेंट है? आइए हम समझते हैं। यहाँ पे हम टेबल ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हम जेड और ये ए मतलब होता है मास और जेड मतलब होता है परमाणु क्रमांक यानी नंबर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक C6 है, कार्बन मतलब 6। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, ऑक्सीजन का 8 है। और 1 से लेकर 20 तक जो भी एलिमेंट टेबल में होते हैं उनका जो द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु क्रमांक के लगभग डबल हो जाता है। तो 6 का जो मास होगा 6 दूनी 12 डबल हो जाएगा। हाइड्रोजन एक ऐसा है जो सिंगल ही रहता है, इसका परमाणु 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका 8 दूनी 16 हो जाएगा।
अब इनके जो अणु है ये 6 है, तो 12 इंटू में 6 72। एच कितना है 12 है, तो 12। ओ है 6, 16 6 96। अब इन सबको जोड़ो, 72 और 84, 84 और 96 टोटल 180। ठीक है। अब इसमें पूछा है कार्बन का, किसका पूछा है? कार्बन का। कार्बन कितना है 12 है। क्या पूछा है? प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 72 बटे में 180 इंटू में 100 यानी प्रतिशत। तो 12 से 6 बार में, 12 से 180 15 बार में। ठीक है। 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 20 बार में, 3 से 6 2 बार में, 20 दूनी 40%। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? प्रतिशत में 40%। और अणु 72 परमाणु द्रव्यमान टोटल है कार्बन का, टोटल 180 में से। तो प्रतिशत में राइट आंसर ऑप्शन ए 40। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता के बारे में कौन सा कथन गलत है? आइए हम इसको थोड़ा समझते हैं। इसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड किया हुआ है। तो हम जानते हैं 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये कब हुआ था? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था ये 1992 में हुआ था। ठीक है। सेम 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हुआ था, ये भी कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है? पंचायत से। पंचायत यानी ग्राम, गांव के स्तर पे स्टार्ट हुआ था। अब गांव से एडवांस में क्या होता है? शहर। तो 74वां जो हो गया वो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है। ये संविधान के भाग 9 में ऐड हुआ था। इसमें भाग 9 में, ये पहले से नहीं थे। 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची को ऐड किया 1992 में। और ये जो नगर पालिका है ये भाग 9A में हुआ था। ठीक है। पंचायत में जो थे वो विषय बनाए 29, क्योंकि गांव था, काफी बैकवर्ड एरिया थे, उनके विकास के लिए जो सब्जेक्ट बनाए थे वो 29 प्रोविजंस डाले गए थे उसमें। और 74वां अमेंडमेंट जो था नगर पालिका जो बना था उसमें 18 प्रोविजंस डाले गए थे, 18 विषय डाले गए थे। ठीक है। ये 73वां अमेंडमेंट था, ये 74वां अमेंडमेंट था। और ये हुए कब थे? ये 1992 में हुए थे। ठीक है। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था हुई थी ये LM सिंघवी कमेटी के आधार पे गठित हुई थी। ये उन्होंने सिफारिश की थी, स्ट्रॉन्ग सिफारिश उन्होंने की थी। उनसे पहले भी बहुत इस कमेटी आई थी। 1997 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी, गोडकर समिति आई थी, फिर LM सिंघवी समिति आई थी। ठीक है। अशोक मेहता समिति, तो इन्होंने कई समिति ने बताया, लेकिन मेन जो फैक्टर निकला था वो LM सिंघवी ने इसकी स्ट्रॉन्ग सिफारिश दी थी। और नगर पालिका प्रोविजंस में 18 विषय डाले थे। पंचायत जो है ये ग्राम पंचायत जो है ये हमारे अमेंडमेंट से पहले DPSP में भी इसका प्रोविजंस है। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 40 से संबंधित है। ठीक है। ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, 29 विषय है। और इससे जो जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद ग्राम पंचायत का जो अनुच्छेद है वो है भाग 9 में 243 से 243 ओ, ये अनुच्छेद है। और इसके जो अनुच्छेद है 9A में वो 243 पी से 243 जेड जी से संबंधित है। ठीक है। ये हमने पूरा डिटेल किया है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है? इस अधिनियम का संबंध भारतीय संविधान के भाग 3 से है। गलत। ये 9वां भाग से है। और 3 भाग जो ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है, मौलिक अधिकार। यह अधिनियम पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देता है। हाँ, जो संविधान संशोधन हो गया यानी संवैधानिक दर्जा भी मिल गया। इस अधिनियम के जरिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है। और ये इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय डाले गए थे पंचायत के लिए, और 18 विषय थे
किसके लिए? नगर पालिका के लिए थी, और ये 11वीं अनुसूची में डाला गया था, ठीक है। और ये भाग 9 था। और 12वीं अनुसूची जो थी वो किससे संबंधित थी? वो नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची, ठीक है, 12वीं अनुसूची। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये भाग 9 से संबंधित है, ना कि 3 से। हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन द्रोणागिरी जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये लॉन्च किया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, और ये नई दिल्ली में ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका जो बेस आधार था वो 2022 से इसको लॉन्च किया गया था। उस 2022 का जो समावेशन और विकास विज्ञान का जो थीम था, उसके आधार पर ये इस साल लॉन्च हुई है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ऑपरेशन द्रोणागिरी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मुख्य कामगार वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम कितने दिन कार्य करता है? तो वर्ष में जो होते हैं 365 दिन होते हैं। मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम जो होता है ये हम 6 माह लेके चलते हैं, 6 माह यानी 180 दिन। 180 दिन है, लेकिन दिनों में 183 दिन काउंट होता है, क्योंकि 6 माह में से 3 महीने ऐसे होते हैं जो 31 डेज के होते हैं, तो 183 दिन होते हैं। और कामगार तो हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, किसमें? 3 कैटेगरी में, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है मुख्य, दूसरा है सीमांत, सीमांत यानी पार्शियली, ना मेन में है और ना नॉन मेन में है। और तीसरा है गैर श्रमिक, जो काम नहीं करता है, बेरोजगार। मुख्य वो है जो कम से कम 183 दिन काम करे या उससे ज्यादा चला जाए। सीमांत जो है 183 से कम। और गैर श्रमिक का कुछ डाटा ही नहीं है, मतलब ना के बराबर। क्या? ना के बराबर, कभी कभार काम मिल गया बंदे को, यानी ये बेरोजगारी कैटेगरी में आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय सरकार ने द फिशर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट अप्लाई किया था। द फिशर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये FRBM जो है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है क्वेश्चंस में। ये इकोनॉमिक्स का NCERT का एक कॉन्सेप्ट है, FRBM का फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट को भारतीय संसद में किस वर्ष लागू किया गया था? ये तो भारत में कब से इम्प्लीमेंट हुआ था? ये एक्ट 2003 में पास हुआ था, ठीक है। और 2004 और 5 के जो फाइनेंशियल बजट सिस्टम था उसमें ये इम्प्लीमेंट हुआ था। और इसका जो ये जो सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट पे डालते हैं द फिशर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? राज्य और जो केंद्र सरकार है, वो जो उनका ब्याज ऋण है, ब्याज ऋण और कर्ज और राजकोषीय घाटा जो है, राजकोष घाटा को GDP के 3% तक कम करने का लक्ष्य था। यानी जो GDP है उससे 3% तक का राजकोषीय घाटा, ऋण, कर्ज आदि को कम करना था। ये इस फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिशर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट का मोटो था, उद्देश्य था। इसे 2003 में पास किया गया था और ये फाइनेंशियल ईयर 2004-5 में इम्प्लीमेंट हुआ था। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए किसे पृथ्वी अवार्ड मिला गया था? तो ये पृथ्वी वास्तुकला अवार्ड है। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार कहा जाता है किसको? वास्तु कला का। तो इसे 2025 के लिए जो अवार्ड मिला था वो रियू जियाकुम को मिला था। किसको मिला था? रियू जियाकुम को मिला था। और भारत का जो प्रथम, भारत में प्रथम में किसको मिला था? तो भारत में ये प्रथम मिला था बार कृष्ण
दोषी को, ठीक है, बाल कृष्ण दोषी को भारत के प्रथम पुरस्कार पुरस्कार वास्तुकला पुरस्कार अवार्ड प्राप्त हुआ था। और रियो जियाकुन जो है इनको 2025 में मिला था। किस लिए मिला था? ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में मिला था, जिन्होंने एफोर्डेबल डिजाइन बनाया था। किसके लिए? कंक्रीट बिल्डिंग के लिए नया डिजाइन बनाया था, उसके लिए इन्हें मिला था। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अमल राज, जिसको एक्वारेजिया बोलते हैं, इसका सही अनुपात क्या है? ये बहुत ही फेमस शब्द है, ये एनसीईआरटी में और मैनी टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो याद करने का सिंपल ट्रिक जो है या फिर कॉन्सेप्ट जो मैंने याद किया हुआ है, मैं सिंपल ये जानता हूँ कि इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, दूसरा नाइट्रिक अम्ल रहता है HNO3। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो मैक्सिमम कोई भी टफ से टफ धातु धातु होती है उनको ये घुलनशील कर देती है। सोना प्लेटिनम वगैरह इसी लिक्विड में साफ किए जाते हैं। तो HCl में मैं जानता हूँ 3 एलिमेंट है सिंपल, तो इसका 3 अनुपात आएगा, बिना देखे इसका 1 अनुपात आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल। HCl रहता है ये प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3 है। HCl में 3 वर्ड है तो इसका 3 आएगा, बाकी 1 अपने आप डाल देना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट अनुपात है, 3 अनुपात 1 इसमें है और इसमें है। 3 पहले आएगा HCl में, तो HCl यहाँ पे है और सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे है, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल आएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे है यानी सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है प्लस में नाइट्रिक अम्ल है 1, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। समझना है HCl का 3 अनुपात रहेगा और नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात रहेगा। ये एक्वारेजिया का अनुपात है। भारत के लिए आर्थिक विकास योजना को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आर्थिक विकास योजना आई थी वो देश की आज़ादी से पहले 1944 में आई थी। ठीक है, और भारत की उस टाइम पे आर्थिक जो राजधानी थी वो क्या थी? बॉम्बे थी, जिसको बम्बई के नाम से जाने जाते थे। ये 1944 में आई थी और किससे अध्यक्ष में आई थी? JRD टाटा ने लाया था, जिसको बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाती थी। ये बॉम्बे में हुई थी। ये भारत की आर्थिक विकास योजना का पहला स्टेप था ये, और इसको 2 स्टेप में लाया गया था। पहला 1944 में और दूसरा एडिशन 1945 में, जिसके अध्यक्ष थे JRD टाटा। बॉम्बे योजना 1944 में। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अनुसार सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र में सबसे बेस्ट सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला हवाई अड्डा, पहला हवाई अड्डा कौन सा है? अब इंदिरा गांधी जो है IGI जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली में है। कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। अब मनोहर जो है ये किसके नाम पे पड़ा है, ये पता है? मनोहर हमारे रक्षा मंत्री भी थे और ये गोवा के CM भी बने थे। ये मनोहर पालेकर, और गोवा के CM के टाइम पे ही इनका देहांत हो गया था, इसलिए गोवा एयरपोर्ट को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी जानते हैं। और इससे पहले इसको मोपा हवाई अड्डा भी बोलते थे। क्या? मोपा हवाई अड्डा गोवा को, और इसी ने ये पुरस्कार जीता हुआ है। और छत्रपति शिवाजी सिंपल है, ये मराठा देश मुंबई से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गोवा जिसको बोलते हैं, उसका पुराना नाम मोपा हवाई अड्डा था। समूह शून्य के तत्व को सामान्य क्या नाम दिया जाता है? समूह शून्य। अब हमने आवर्त सारणी का डिस्कशन किया था पहले। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में 18 समूह 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, और समूह शून्य, शून्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। समूह शून्य बोलते हैं नोबेल देश को, जो 18वां समूह है।
18वां समूह नोवेल शून्य, शून्य इसलिए बोलती है क्योंकि ये निष्क्रिय है। इनका आउटर लेयर जो होता है उसमें एटॉमिक जो होते हैं पूरे कंप्लीट रहते हैं, वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है। एग्जाम्पल हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडोन। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडोन, नियोन भी। इनके जो जो आउटर लेयर होते हैं उसमें 8 अणु, 8 परमाणु, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो रहते हैं, जिन्हें अष्टक बोलते हैं। ठीक है, ये सेट रहते हैं, ये इसीलिए किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें समूह शून्य बोलते हैं। यानी ये जीरो बर्थ रहता है इनका, इसलिए समूह शून्य बोलते हैं। तो ये अक्रिय गैस है। ठीक है, अभिक्रियाशील जो तत्व है वो सबसे पहला समूह है, समूह प्रथम, जिसे क्षार धातु बोलते हैं। जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम समूह एक में आते हैं। ठीक है, तो ये क्षार धातु बोलते हैं अभिक्रियाशील। रेडियोधर्मी तत्व जो बोलते हैं, रेडियोधर्मी तत्व बोलते हैं एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक रेडियोधर्मी, एफ ब्लॉक जो दो टाइप में होते हैं। सबसे पहले होते हैं लैंथेनाइड और दूसरा जो होता है एक्टिनाइड। लैंथेनाइड में भी 14 तत्व होते हैं, वो है 58 से 71। और एक्टिनाइड में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, जो है 90 से 103। ये डी ब्लोती तत्व है, नहीं सॉरी एफ ब्लोती तत्व है, ये रेडियोधर्मी होते हैं। और संक्रामक तत्व जो बोलते हैं इसको सेकंड समूह बोलते हैं। सेकंड समूह या थर्ड समूह जो है ये संक्रामक तत्व है, ये डी ब्लोते होते हैं। संक्रामक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे में जाके मिल जाते हैं। जैसे इन्फेक्शन होता है ना, संक्रामक बीमारी, एक दूसरे में जाना, फैल जाना, मिलना। तो इसी प्रकार संक्रामक उसको बोलते हैं जो एक दूसरे में जाके मिल जाए। तो संक्रामक मतलब इनका जो आउटर लेयर होता है उसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो अक्लियर रहते हैं, वो कंप्लीट नहीं रहते, इसलिए वो एक दूसरे में मूवमेंट करते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्रियाशील गैस। टाइफाइड के फीवर के लिए, बुखार के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विडाल टेस्ट। विडाल जो है वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस टाइफाइड की बीमारी का जो टेस्ट की खोज की थी। एच विडाल बोलते हैं, इसलिए विडाल टेस्ट उसका नाम पड़ा। लिंगडेन परीक्षण जो किया जाता है ये धातु के लिए किया जाता है, धातु के आयन जानने के लिए। सीआरपीसी जो टेस्ट है वो सी आर मतलब रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट बोलते हैं। ये इन्फेक्शन जानने के लिए होता है ब्लड में, ब्लड में प्लाज्मा में कितना ब्लड है, कितना प्योरिफाइड और इन्फेक्टिव ब्लड है, उसके लिए होता है ये ब्लड के लिए। सी आरपी मतलब रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। एलिसा टेस्ट जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसिम्पेटरी एल एस एल ए, ये एलिसा टेस्ट जो होता है ये HIV एड्स के लिए होता है। इसका राइट आंसर होगा विडार टेस्ट, जो टाइफाइड फीवर के लिए होता है। विडार वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है जो इन्होंने खोज की थी। किन दो राशियों की बीमाएं समान होती है? बीमाएं जो बोलती है इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं। तो जिसका फॉर्मूला सेम है उनकी बीमाएं भी सेम होगी। कार्य जो होता है, वर्क जो होता है वो क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और बल जो होता है ये भी क्या होता है? F बराबर बल आघूर्ण यानी टॉर्क बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉर्क, टी। ये भी होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लेंथ होती है। जैसे ये बल आघूर्ण का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दरवाजे की जो कुंडी होती है उसमें लगता है, जिसको हम रोटेट करते हैं हाथ से, तो वो थोड़ा मूवमेंट होता है और दरवाजा ओपन और क्लोज होता है। तो फोर्स मतलब उस पर हमने बल अप्लाई किया है, और लेंथ मतलब कितना उसका मूवमेंट हुआ है। इस कॉन्सेप्ट पे दरवाजे की कुंडियाँ काम करती है। तो बल ये भी एफ है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। और फोर्स है
बल है और लेंथ का भी मीटर होता है, ये दोनों सेम है। शक्ति यानी पावर, पावर यानी वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, और जड़त्व आघूर्ण मतलब इनर्शिया होता है, ये दोनों भी सेम नहीं है। कार्य यानी वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, और कोणीय विस्थापन मतलब मीटर होता है, ये भी सेम नहीं है। पावर यानी वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, और त्रिज्या, ये भी कॉन्सेप्ट सेम नहीं है। तो वर्क और बल आघूर्ण, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसको हम विस्तार से समझते हैं। कार्य जो होता है, वर्क जो होता है, वो होता है बल इंटू में फोर्स इंटू में विस्थापन। यानी मान लो हमने कोई सामान है, उसको उठाने में जो बल लग रहा है, प्लस हमने यहाँ से लेके उसको हमने 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पे रखा है, तो ये दूरी है, तो ये हमने काम किया है। अब जो है बल आघूर्ण जो है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। दरवाजे की जो कुंडी खुलती है वही, हमने उस पर बल अप्लाई किया है, और उसमें कितना विस्थापन हुआ है, कितना मीटर कितना दूर उसने मूवमेंट किया है, तो ये दोनों सेम है, इनका फार्मूला सेम है। फार्मूला सेम है तो इनकी बीमारी डायमेंशन भी सेम होगा, जो होगी ML2 माइनस T1। ठीक है, ये इनकी डायमेंशन है, ML2 माइनस में T2। इसको ड्राइव करते हैं। बल होता है, बल यानी फोर्स, फोर्स यानी मास इनटू में एक्सेलेरेशन, एम में होता है ना। विस्थापन होता है मीटर, हम एक ड्राइव करते हैं, दूसरा अपने आप आ जाएगा। बल होता है F बराबर m इंटू में a, और विस्थापन होता है METRE मीटर। अब m मतलब मास, तो ए यानी एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपॉन में टाइम, और एक्सेलेरेशन में भी टाइम आता है। और मीटर मतलब लंबाई। ठीक है, मीटर यानी लंबाई, और यहाँ पे भी विस्थापन है तो लंबाई। तो एम एल दो L2, और टी दो टी, यानी टी ऊपर में जाएगा तो माइनस में 2t, तो ML2 T अपॉन -2, ये डायमेंशन का फॉर्मूला है बल और आघूर्ण का। ये क्वेश्चन CDS, NDA टेक्नीशियंस और एयरफोर्स HY SSR नेवी के एग्जाम्स में मैनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, और SSC और TCS का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस का कॉन्सेप्ट है ये ऑप्शन। खेलो इंडिया पहला गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा था? तो ये जो 2025 में हुआ था, ये जो खेल है, ये 2 शहर में हुआ था। कितने शहर में हुए थे? 2 शहर, और 3 स्टेडियम में हुए थे। इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट है जो मैं यहाँ पे सेलेक्टिव लेके आया हूँ। 2 शहर कौन से हैं? एक तो इंदौर है, एक नई दिल्ली है। नई दिल्ली का JLN स्टेडियम है, और इंदौर का, इंदौर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था। ये 2 शहर हो गए। अब 3 स्टेडियम में हुआ था। पहला स्टेडियम था नई दिल्ली, JLN। दूसरा न्यू दिल्ली का जो स्टेडियम था, वो करनी सिंह स्टेडियम था। ये शूटिंग स्टेडियम है, स्पेशली फॉर शूटिंग के लिए है ये। और तीसरा है इंदौर में, ई से इंदौर, ई से इंदिरा गांधी स्टेडियम, और ये दोनों स्टेडियम दिल्ली में है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था अपना हरियाणा। ठीक है, तो 29वां सी। पंचपटमाली बॉक्साइट, बॉक्साइट खनिज भंडार किस क्षेत्र में है? ये पंचपटमाली बहुत इंपोर्टेंट है। ये खनिज भंडार किस क्षेत्र में है? ये उड़ीसा क्षेत्र में है, उड़ीसा राज्य में है पंचपटमाली बॉक्स का खनिज भंडार। एक दूसरा बॉक्साइट का जो फेमस है, वो मध्य प्रदेश में है। वो क्या है? वो बालाघाट है, फेमस है। ये भी पूछा हुआ है ज्योग्राफी में। बालाघाट खनिज ऐसत किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है बालाघाट, MP में। ठीक है, और उड़ीसा में पंचपटमाली है। ठीक है, तो ये हमारे मॉक टेस्ट 1 था, जिससे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एग्जाम बैच ऑफिशियल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। ये हमारा मॉक टेस्ट 1 समाप्त होता है।
नेक्स्ट डे हम फिर सेकंड मॉक टेस्ट लेके आएंगे, सेम इसी प्रकार के अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम ओरिएंटेड एंड पॉसिबिलिटी टू आस्किंग इन अपकमिंग एग्जाम्स। Thanks for watching the Exam Batch official YouTube study channels, and thanks for give your feedback, suggestions and comment sections for the further guidance.